ओके सो है गाइस, वेलकम बैक टू द रेसलिंग इनसाइडर। सो गाइस शुरू कर लेते हैं हम सबसे पहले बातों को शेन मैकमैन को लेकर। सो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि शेन मैकमैन और AEW की यहाँ पे डील है वो फाइनलाइज्ड होने वाली है। ऑलमोस्ट 90% चांसेस है कि यहाँ पे शेन मैकमैन हमें देखने को मिलने वाला है AEW में। सो गाइस यहाँ पे रेसल वॉर्ड्स की अपडेट आई है और WWE का क्या रिएक्शन है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। आस्क्ड अ लॉन्ग टाइम WWE एम्प्लॉय फ्रेंडली विद द शेन फॉर द थ्रू ऑन द टोनी खान पिक्चर। The response at Shane's as smart as them come taking a preliminary meeting doesn't surprise anyone here. So guys यार यहाँ पे जो WWE का रिएक्शन है वो एकदम ऐसा है कि हाँ कोई इतना एक मीटिंग से कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है और ये जो मीटिंग है वो किसी को सरप्राइज़ भी नहीं करनी चाहिए। बट गाइस यार एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि जैसे अभी WWE और AEW का क्या कांटे की टक्कर चलती है वो आप लोगों को पता ही होगा। ये फोरबिडन डोर वगैरह अभी जो मैंने आप लोगों के साथ थोड़े टाइम पहले जो अपडेट शेयर करी थी वो एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अपनी जगह, लेकिन जो मैकमैन्स में से वो कोई AEW को प्रॉपरली ज्वाइन कर रहा है वो भी WWE को छोड़कर, तो वो शॉकिंग चीज़ है गाइस यार। और यहाँ पे जो शेन मैकमैन है वो अपने पिताजी की बनाई हुई कंपनी जो कि ये WWE उसको छोड़कर AEW में जा रहा है। बट गाइस यार हो सकता है शेन मैकमैन की भी कोई गलती ना हो, क्योंकि अभी शेन मैकमैन को WWE ला भी नहीं रही है और अगर वो ऐसा ही खाली रहेंगे तो फिर उनका कैसे चलेगा। इसलिए शेन मैकमैन ने हो सकता है AEW की कुछ अच्छी बड़ी डील मिली हो तो वो उन्होंने कर ली हो। बाकी गाइस यार ये जो यहाँ पे जो आप लोगों को ये इमेज देख रहे हो ये भी ऐसा लग रहा है जैसे कि शेन मैकमैन और जो टोनी खान का रिएक्शन है वो ऐसा है कि हाँ भाई कौन है, कौन खींच रहा है, मतलब ऐसे एकदम कोई बंदा जाके उनकी मीटिंग में, जो कि एकदम सीक्रेटली होती है गाइस यार ये मीटिंग, इंटेंशनली ये पिक्चर यहाँ मतलब ये पिक्चर लीक हुई है और फिर उसके बाद जो ऐसे कोई भी बंदा जाके और डायरेक्टली रूम के अंदर एंट्री जहाँ पे मीटिंग चल रही है उस ऑफिस या फिर रूम के अंदर जाके डायरेक्ट पिक्चर क्लिक करता है और फिर भाग जाता है वहाँ से। और मतलब सिक्योरिटी क्या कर रही थी, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है गाइस। इसलिए मेरा तो मानना है यहाँ पे इंटेंशनली यहाँ पे AEW और जो शेन मैकमैन है वो चाहते होंगे, मतलब टोनी खान हो रहे कि हाँ ये चीज़ का एकदम हवा बन जाए और थोड़े बहुत रूमर्स। और गाइस यार अगर ऐसा करा है इन दोनों ने इंटेंशनली तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ऐसा अगर होता तो हमें रूमर्स के थ्रू पता चलता, ऐसा डायरेक्टली पिक्चर नहीं दिखती। अगर WWE मतलब अगर फाइनलाइज हो जाती है डील तब जाके हमें ऐसे पिक्चर्स वगैरह देखने को मिलती है, वरना तो एकदम बंद कमरे में मीटिंग होती है, किसी को कुछ भनक भी नहीं लगती है। वो अलग बात है कि इंटरनली जो सोर्सेस रहते हैं हमारे जो कि ऐसे अंदर की खबर लगता है वो उनसे पता चलता है। बट गाइस यार यहाँ पे शॉकिंग चीज़ है शेन मैकमैन का AEW को ज्वाइन करना। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात कर लेते हैं समर स्लैम के स्टेज को लेकर। सो गाइस यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो समर स्लैम का स्टेज अब सिर्फ 2 दिन है समर स्लैम को होने में, और ये जो स्टेज है भाई क्या मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हर बार का लगभग 2021 से देख रहा हूँ मैं ये चीज़। जो WWE है वो यहाँ पे कर्व रैंप बनाती है और उस कर्व रैंप से ऐसे स्टेज रहता है और उस स्टेज में कुछ खास रहता नहीं है गाइज, सिर्फ एक स्क्रीन लगी हुई रहती है, वो भी बहुत छोटी सी। जब वो स्टेज मतलब जहाँ से चल के आता है सुपरस्टार बहुत ही ज़्यादा छोटी सी स्क्रीन लगी रहती है। इवन मैं को तो सोचता हूँ एक तो अब बात करते हैं सबसे पहले 2014-15 के समर स्लैम की। सो गाइस यार वहाँ पे एक प्रॉपर स्टेज होता था 14-15 में। समर स्लैम इतना बड़ा स्टेडियम में नहीं होता था, इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं होता था जितना कि अब हो रहा है 14-15-16 में जब समर स्लैम होता था। बट गाइस यार इससे अच्छा और इससे बेटर स्टेज और नॉर्मल रैंप रहता था और उसी वजह से जो स्टेज है वो भी काफ़ी अच्छा लगता था। बट गाइस यार यहाँ पे अब क्या है AEW WWE और ट्रिपल एच ने मतलब जो भी है इंटरनली जो चीज़ें है उनमें ये सिर्फ नॉर्मल सा स्टेज है, एक कर्व रैंप बना देते हैं हर बार और फिर उसमें वो जो साइड बार में स्क्रीन लगा देते हैं। 2021 के समर स्लैम में पहली बार देखा था ये वाला और तब से ही ये चल रहा है गाइस। तो ये मतलब लास्ट ईयर भी ये था, फिर 2022 में भी वही था। सो गाइस यार मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे एक कैनोपी भी देख सकते हो, कुछ खास नहीं है, सिर्फ बैरिकेड लगाना बाकी है। एक कैनोपी लगा रखी है ताकि बारिश से बच जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अभी रेसलमेनिया 40 में भी बारिश हो गई थी और रेसलमेनिया 37 में भी बारिश हो गई थी, वहाँ पे तो शो ही रोकना पड़ा था। सो गाइस यार कैनोपी लगा देते हैं, बट इसके साथ भी कुछ ढंग की चीज़ करनी चाहिए, सिर्फ नॉर्मल सी लगा देते हैं। फिर उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आता है गाइस कि ये कर्व रैंप का क्या है। मेरे को मतलब यार ख़त्म है गाइस यार स्टेज, मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार। एकदम बार बार एक ही चीज़ को एक बार हो जाए 2 बार हो जाए ठीक है, मतलब हर इवेंट में यही स्टेज समझ में नहीं आ रहा। 2018 में इससे अच्छा स्टेज देखने को मिलता था, क्योंकि वहाँ पे कुछ तो था वहाँ पे जब भी एंट्री होती थी। बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बस स्टेडियम है, एक तो बड़े लेवल पे शो हो रहा है तो उस लेवल का स्टेज भी बनाना चाहिए WWE को।
आगे बढ़ते हैं गाइस और बात कर लेते हैं द रेटल स्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन को लेकर। सो गाइस यार स्टोन कोल्ड ने अपने WWE रिटर्न को वापस से टीज करा है फॉर द रेसलमेनिया 41। तो गाइस यार लास्ट टाइम रेसलमेनिया 38 में देखने को मिला था, आप लोगों को पता ही होगा। वहाँ पे विंस मैकमैन, ऑस्टिन थियरी, पैट मैकेफी, देन फिर उसके बाद केविन ओवेंस को तो हराया ही था उन्होंने। उससे अच्छा मैच मतलब वो ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का जो मैच हुआ था नाइट 2 पे, उससे अच्छा मैच मुझे ये वाला लगा था। बट गाइस यार यहाँ पे अब उसके बाद उन्होंने मना कर दिया था कि भाई अब मैं रेसल वगैरह नहीं करने वाला हूँ, भूल जाओ, अब जो भी तुम्हारे ड्रीम मैचेस है वो तुम यहाँ पे करो 2K24 2K23 में। बट गाइस यार अब यहाँ पे स्टोन कोल्ड ने जो रोड टू रेसलमेनिया 40 चल रहा था तब वापस से एक और यहाँ पे एक टीज दिया था। वहाँ पे उस टीजर में उन्होंने एक पत्थर को तोड़ते हुए नजर आ रहे थे। तो वहाँ पे रूमर्स फैले थे कि स्टोन कोल्ड ब्रेकिंग द रॉक, मतलब रॉक को तोड़ रहे हो और द रॉक को यहाँ से हो सकता है कि वो ये टीज दे रहे हो कि मैं द रॉक को रोकने के लिए आ रहा हूँ, कॉस्ट करवाने के लिए आ रहा हूँ। बट आए भी थे लेकिन अंडरटेकर आए थे और शायद वो लास्ट टाइम इसलिए नहीं आए थे, कुछ ज़्यादा पैसे मांग लिए थे उन्होंने। ऐसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी रेसलमेनिया 40 के नेक्स्ट डे ही, बट नेक्स्ट डे मतलब यार गाइज उसके बाद तो उसके बाद अब एक और रूमर आया है, आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर। और यहाँ पे ये जो स्पॉइलर है रूमर है पता नहीं क्या है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टन गेव द टीज फॉर द रेसलमेनिया 41 इन लास वेगास नेक्स्ट ईयर। आई सेड वॉन्ट लीव द नेवाडा, it's hard to get me out of this state, but WrestleMania next year in the Vegas, that is in Nevada। So guys यार यहाँ पे स्टोन कोल्ड यहाँ पे बोलते हैं कि मुझे नेवाडा से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं जाने वाला हूँ इस स्टेट को छोड़ के कहीं भी। बट ये जो लास वेगास है ये भी नेवाडा में ही है और लास्ट ईयर का जो रेसलमेनिया है वो भी यहीं से होने वाला है, लास वेगास से। तो यहाँ पे गाइस यार इसका मतलब है कि मतलब स्टोन कोल्ड टीज तो कर रहे हैं बट लास्ट टाइम जैसा वापस पोपट ना हो जाए कि हम लोग, बट हाँ आ सकते हैं रेटल स्नेक रेसलमेनिया 41 में कम्पीट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात कर लेते हैं मार्क हेनरी के सन को लेकर। सो गाइस यार मार्क हेनरी के बेटे भी अब WWE में डेब्यू करने वाला है क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया WWE के साथ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्क हेनरी सन जैकब हेनरी हैज़ अनाउंस्ड दैट ही हैज़ ऑफिशियली साइंड विद WWE। सो गाइस यार मार्क हेनरी का जो लड़का है जैकब हेनरी उनका नाम है, वो भी यहाँ पे WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। तो प्रोबेबली मुझे लगता है कि अगले साल तक हमें वो देखने को मिल जाएंगे, मतलब 1 साल है हमारे पास, उसके अंदर यहाँ पे उनका डेब्यू हमें देखने को मिल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि भाई ये बंदा जो है वो तबाही मचा दे WWE के अंदर, क्योंकि मतलब यार जिस तरह के मार्क हेनरी थे उसके बाद उनको रिप्लेस करने वाला कोई नहीं आया, द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। उसके बाद उनका बेटे को भी उसी तरह की फिजिक रखनी चाहिए जैसे कि मार्क हेनरी की थी, और उस तरह की फिजिक रहेगी तो मार्क हेनरी की भी लेगेसी बनी रहेगी। तो चलो कोई तो है जो कि मार्क हेनरी की लेगेसी भी एकदम ऐसे बना के रखेगा, मेंटेन करके रखेगा WWE के अंदर। आगे बढ़ते गाइस और बात कर लेते हैं WWE के अपकमिंग इवेंट्स को लेकर। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कौन से इवेंट्स आने वाले हैं WWE के अब। सो गाइस यार सबसे पहला तो 3 अगस्त यानी कि परसों के दिन अभी हमें वो समर स्लैम देखने को मिलने वाला है। उसके बाद अगस्त के ही महीने में बैश इन बर्लिन जो कि होने वाला है जर्मनी से। फिर उसके बाद बैड ब्लड जो कि 5 अक्टूबर से होगा, वो भी USA से होगा। फिर होगा क्राउन ज्वेल जो कि होगा नवंबर 2 नवंबर को होगा, जो कि सऊदी अरेबिया से हर बार मतलब हमेशा का ही है। और फिर आता है सर्वाइवर सीरीज जो कि 30 नवंबर को देखने को मिलने वाला है। सो गाइस यार दिसंबर के महीने में नहीं है यहाँ पे कोई भी इवेंट है। सर्वाइवर सीरीज़ के बाद लास्ट PLE होगा ये इस साल का 2024 का। फिर देन हमें नेक्स्ट ईयर 2025 की स्टार्टिंग में रो देखने को मिलेगा जो कि रहेगा नेटफ्लिक्स में। फिर उसके बाद फरवरी में शायद हमें ऑब्वियसली देखने को मिलने वाला है फरवरी स्टार्टिंग में 1 फरवरी को रॉयल रंबल। सो गाइस यार जो रो नेटफ्लिक्स पे जब शिफ्ट होगा तो वो वाला एपिसोड किसी PLE से कम नहीं होगा। तो मतलब यार पूरा यहाँ पे पैकेज है हमारे लिए, WWE ने बुक करके रखा है। तो एकदम एक्साइटेड रहो, बस ये एकदम दुआ करो कि रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना जल्दी से रिटर्न कर ले तो हमें मतलब WWE के सारे इवेंट्स देखने का मज़ा आ जाए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी के बारे में जो कि है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। सो गाइस यार रोमन रेंस के ऊपर यहाँ पे मैट मॉर्गन ने एक अपना स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट के अंदर वो बोलते हैं कि रोमन रेंस बेबी फेस बन के नहीं आने वाले हैं।
वो बेबी फेस नहीं बल्कि फेस टर्न करके आएंगे। मतलब बेबी फेस और फेस के बीच में एक थिन लाइनिंग होती है, उस थिन लाइनिंग के ऊपर ही यहाँ पे पूरा रोमन रेंस का जो कैरेक्टर है वो बेस्ड रहेगा। सो गाइस यार यहाँ पे रोमन रेंस का जो कैरेक्टर है मुझे भी नहीं लगता है कि बेबी फेस होने वाला है, क्योंकि बेबी फेस बिल्कुल ही खतरनाक, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का ऐसा कैरेक्टर हो जाता है जिसको क्रिटिसिज्म मतलब जो सामने वाला अपोनेंट है वो एकदम डोमिनेंट स्टाइल में उसको ऐसा मतलब पूरी फ्यूड के अंदर मारता है, फिर वो एकदम ऐसा बेचारा जैसी फीलिंग आती है उसको देखकर, जैसे कि कोडी रोड्स को अभी रॉक ने पीटा था, अभी हमको पता ही है रेसलमेनिया से पहले, तो उस तरह का बोल रहा था मैं। सो गाइस यार उस तरह का कैरेक्टर रोमन रेंस का बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो ट्राइबल चीफ है और वहीं से ट्राइबल चीफ के लिए ही आएंगे वो, क्योंकि भाई मैं तू कहाँ है सोलो सीखो, तू कहाँ से ट्राइबल चीफ तो मैं था ना, तो मतलब समझ सकते हो आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो गाइस यार रोमन रेंस बिल्कुल फेस टर्न करके आने वाला है, ना कि बेबी फेस। मैं बिल्कुल एग्री करूँगा मैट मॉर्गन की इस स्टेटमेंट से। सो गाइस यार रोमन रेंस हील तो नहीं रहेंगे ना बेबी फेस रहेंगे, और बेबी फेस और हील दोनों के बीच का फेस बन के आएंगे, और वही कैरेक्टर मैं भी देखना चाहूँगा रोमन रेंस का, क्योंकि एक अलग टाइप का कैरेक्टर है जो कि शायद रोमन रेंस ने कभी भी प्ले नहीं करा है मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि पहले बेबी फेस थे और फिर एकदम से अल्टीमेट हील बन गए थे। आगे बढ़ते गाइस और बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। तो गाइस यार ब्रॉक लेसनर की मल्टीपल इमेजेस मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर करी थी, और यहाँ पे एक और यहाँ पे लेटेस्ट इमेज निकल के आई है ब्रॉक लेसनर की, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे लेसनर यार आप मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता, इतनी अच्छे से मेंटेन करके लगते हैं लेसनर, बहुत ही ज़्यादा लगता है वर्कआउट वगैरह करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ के हल के यार लेसनर सच में। मतलब ब्रॉक लेसनर की फिजिक देखो आप इस एज में भी, ब्रॉक लेसनर अभी शायद 47 या 50 साल के समथिंग है, हाँ, तो वहीं पे यार लेसनर की फिजिक बहुत खतरनाक है गाइस। और बहुत से लोग तो बोलते भी है कि जो एलियन अटैक होगा जब अर्थ पे, तो सबसे पहले लेसनर ही लड़ने जाएंगे। सो गाइस यार ये वीडियो में तक की थी, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब इस इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।